नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज लगातार दूसरे दिन भी पैक्सिस खुलासे पर ही बात करूंगा। हम समझेंगे कि अपने बचाव में मोदी सरकार जो तर्क दे रही है उन्हें कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है और पैक्सिस से जुड़े सवालों का सीधा जवाब क्यों नहीं मिल रहा। कोरोना संक्रमण को लेकर नया सीरो सर्वे क्या संकेत दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। गेट खुलता है और महिला पुरुष सब दौड़ लगाने लग जाते हैं। ये किसी मैराथन दौड़ का सीन नहीं, एक टीकाकरण केंद्र का दृश्य है। मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद का टीकाकरण केंद्र, सुबह 5 बजे का नजारा। टीकाकरण की पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम का लाभ लेने के लिए रात से ही लोग टीकाकरण केंद्र पर जुटने लगे थे। 5 बजे जब टीकाकरण केंद्र का गेट खोला गया तो लाइन लगाने के लिए लोग दौड़ पड़े। इनका टीकाकरण शुरू होना था 9 बजे। टीकाकरण केंद्र पर 200 डोज आए थे, लेकिन करीब 500 लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे, यानी ज़्यादातर लोगों को घंटों लाइन लगाने के बाद भी बिना टीका लगाए वापस लौटना पड़ा। तो गांव देहात में टीकाकरण की ये सच्चाई है। सरकार टीकों की कमी से ज़्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी पर जोर देती है। प्रधानमंत्री भी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि राज्य सरकारें लोगों को टीके लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन टीकाकरण केंद्रों की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि असली दिक्कत कुछ और भी है। कोरोना की तीसरी लहर का डर करीब आता दिख रहा है और हमारे टीकाकरण वाला लक्ष्य अभी काफ़ी दूर नजर आता है। अब तक देश में करीब 41 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं, यानी एक लंबी दूरी तय करनी है। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी हमेशा की तरह कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़ों से बनी है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में नए मामले आए 30,093, ठीक हुए मरीज 45,254 और मौत का आंकड़ा 374। इन आंकड़ों के अलावा आज कोरोना पर एक और नई जानकारी आई। देश की 68% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। यह अनुमान है जो लगाया गया है सीरो सर्वे के नए आंकड़ों के आधार पर। अब ये सीरो सर्वे क्या होता है? सर्वे में जितने लोगों को लिया गया उनमें से कितनों के शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बने। इसका सर्वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR करती है और केंद्र सरकार ने आज ICMR के चौथे सीरो सर्वे के आंकड़े जारी किए। सर्वे में 28,975 लोगों को शामिल किया गया था। इनमें से 67.6% के शरीर में कोविड एंटीबॉडी मिली है। ये सर्वे जून और जुलाई के बीच कराया गया था। इसमें 6 साल से ऊपर के लोगों को शामिल किया गया था। इसमें शामिल 6 से 9 साल के 57% बच्चों में भी एंटीबॉडी मिली है। 10 से 17 साल के 61% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। इन आंकड़ों से ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि दूसरी लहर में बच्चे भी बड़ी तादाद में कोरोना की चपेट में आए थे, लेकिन उन्हें गंभीर कुछ बीमारियां नहीं हुई, इसीलिए उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आई और सीरो सर्वे से पता चला कि उनके भीतर एंटीबॉडीज हैं। ICMR के मुताबिक अब देश में करीब 40 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा है, यानी उनके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं है और वायरस उन्हें संक्रमित कर सकता है। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कांवड़ यात्रा कराने के फैसले पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने यह यात्रा रद्द की। और देश में जब किसी एक समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगती है तो दूसरे समुदाय से तुलना वाली राजनीति शुरू भी होती है। कांवड़ यात्रा की तुलना बकरीद के आयोजन से हो रही है। लोगों का एक हिस्सा कह रहा है कि बकरीद में नियमों को उल्लंघन हो रहा है तो रोक क्यों नहीं लगी। केरल से होकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। केरल सरकार ने बकरीद पर D श्रेणी के उन इलाकों में भी दुकानें खोलने की अनुमति दी जहां संक्रमण की दर 15% से ज्यादा है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर कोरोना नियमों में छूट देने को लेकर केरल सरकार को फटकार लगाई और ठीक फटकार लगाई। आपकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो सकती हैं, आपके त्योहार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बीमारी से जूझने में, लड़ने में सरकारों को इस तरह की नजरअंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस RF नरीमन और BR गवई की बेंच ने केरल सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि अगर नियमों में छूट वाली केरल सरकार की नीति से कोरोना का प्रसार होता है तो जनता का कोई भी सदस्य इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है, जिसके बाद कोर्ट उचित कार्रवाई करेगा। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने दलील दी थी कि व्यापारियों को राहत देने के लिए नियमों में छूट दी गई। बकरीद पर बिक्री कुछ हद तक उनका दुख कम करेगी। सरकार ने कहा कि व्यापारियों के संगठनों ने प्रतिबंधों का विरोध शुरू कर दिया था और पूरे राज्य में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दुकानें खोलने की चेतावनी दी थी, इसलिए सरकार ने नियमों में छूट दी।
मतलब एक वर्ग सरकार को चेतावनी देगा और धज्जियां उड़ाने की चेतावनी देगा और सरकार घुटने टेक देगी। अगर ऐसे सरकार चलेगी तो फिर सरकार किस बात की। इस हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कहा। ठीक कहा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रेशर ग्रुप या धार्मिक ग्रुप नागरिकों के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत आता है। कोर्ट ने केरल सरकार को कांवड़ यात्रा वाले मामले में दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा। तीसरी सुर्खी कारोबारी राज कुंद्रा से जुड़ी है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को आज मुंबई की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 23 जुलाई तक उन्हें पुलिस की हिरासत में भेजा। सोमवार की रात को मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफिक फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आज सुबह रायन थारप नाम के आदमी को गिरफ्तार किया, जो राज कुंद्रा की कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है। रायन को भी 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और इन्हें मोबाइल एप्लीकेशंस पर रिलीज करने का मुख्य आरोपी माना है। मुंबई पुलिस कई महीने से इस मामले की जांच कर रही थी। इसी साल 4 फरवरी को मुंबई पुलिस ने 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही थी जो महिलाओं की जबरन पॉर्न फिल्में बनाते थे, शूट करते थे। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी वेब सीरीज में रोल देने के नाम पर लड़कियों को बुलाते थे, लेकिन आखिरी मौके पर स्क्रिप्ट बदलकर पॉर्न शूट करते थे। इसके लिए महिलाओं को ये कहकर धमकाया जाता था कि अगर वो मना करेंगे तो शूटिंग का बिल उनसे लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मड आइलैंड जैसे मुंबई के बाहरी इलाकों में किराए के बंगलों में इस तरह की पॉर्न फिल्मों की शूटिंग होती थी। इसी केस की जांच आगे बढ़ी तो मालूम चला कि मुंबई में शूट किया गया कंटेंट लंदन भेजा जाता था और वहां से एडिटिंग के बाद पब्लिश किया जाता था। जब पुलिस ने आगे छानबीन की तो यूके के प्रोडक्शन हाउस कैमरिन प्रोडक्शन हाउस का नाम सामने आया। इस कंपनी का डायरेक्टर प्रदीप बख्शी है, जो राज कुंद्रा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुंद्रा अघोषित रूप से प्रदीप बख्शी का बिजनेस पार्टनर है। इस कंपनी पर पॉर्न की प्रोडक्शन का आरोप है। इस मामले पर मुंबई पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। उनके ऑफिस से हमको अग्रीमेंट के पेपर्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईमेल्स मिले हुए हैं, फिर अकाउंट्स की पूरी शीट्स मिली हुई है, व्हाट्सएप चैट्स मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें और पोर्नोग्राफिक क्लिप्स भी वहाँ से बरामद हुई है। तो पुलिस कह रही है कि उनको राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। इस मामले में अभी तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। चौथी सुर्खी संसद से। संसद में आज भी विपक्ष ने पेगासस जासूसी पर हंगामा किया। 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विपक्षी पार्टियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा किया, फिर सदन को स्थगित करना पड़ा। 3 बजे फिर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामा नहीं रुका और अगले दिन तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया। यानी आज लोकसभा में कोई कामकाज नहीं हुआ। अब राज्यसभा चलते हैं। राज्यसभा में भी पेगासस पर हंगामा चलता रहा। कार्यवाही 1 बजे तक स्थगित करनी पड़ी, लेकिन फिर विपक्ष के नेता कोरोना पर चर्चा के लिए राजी हो गए। 1 बजे से राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की शुरुआत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लाखों की संख्या में चलते हुए हाईवे पे, रेलवे ट्रैक पे वो अपनी पहुंच से लोग अपने बच्चों को भी खोए, रोटी रोजी खोए। घर तक किस ढंग कब तक पहुंचेंगे इसकी चिंता करते करते वो भी लोग बहुत ही बेकार। उनके बारे में भी सरकार कोई चिंता नहीं जताई। यथार्थ भाषण तो जरूर है। सरकार हमेशा एक्सपर्ट्स है कि एडवर्टाइज देने में और लोगों को दिखाने में, अपनी बात बार बार बोलने में वो उसमें बहुत माहिर है। सर, इस बार हमारी सबसे जो पवित्र नदियों में तैरती लाशों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया और उसका चित्र भी मैंने आपके सामने रखा। जाने कितने लोग नदियों के किनारे मजबूरी में दफन दिए गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने पैर कहर टूटा। ये सब हमारी कई पीढ़ियों को याद रखेगा और एक इतिहास में नमूद होगा कि कोविड के पीरियड में कितने लोग मर गए थे, क्यों ऐसी अव्यवस्था हो गई थी, क्यों वो काम नहीं हुआ, ये भी याद रखेंगे। इतने बड़े देश में कोरोना से कितने लोग मरे, क्या ये रहस्य ही बना रहेगा? सरकार कोरोना से 4 लाख से अधिक मौतों की बात बनाती है
और बहुत कम आंकड़े दिखाते हैं। चर्चा में शामिल पक्ष और विपक्ष के कुछ और नेताओं के बयान भी सुनिए। सबसे पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जो हम जान ही रहे हैं कि वो मारे गए। तो ये माफीनामा सर सिर्फ मेरा नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मई के महीने में मैंने 6 आर्टिकल लिखे। संसद चल नहीं रही थी, कहां अपनी शिकायत ले जाते, किससे कहते। मुझे भाजपा के मित्रों ने, कई साथियों ने कॉल किया, बधाई दी। मैं उनका भी एहतराम करता हूं और कहता हूं कि ये भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। सर दूसरी चीज, मैंने कल सेक्रेटरी जनरल साहब से ही बात करने की कोशिश की, बाकी जगह भी। किसी 2 सत्र के बीच में सर 50 लोगों की ऑबिचुअरी आज तक कभी नहीं हुई संसदीय इतिहास में। राजीव सातव की उम्र थी जाने की इस दुनिया से। रघुनाथ महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे, बोलते थे जय जगन्नाथ। अचानक में वो नहीं है। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। सर पीड़ा कह सकता हूं। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं चाहिए, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सरकार का पक्ष रखा। वैक्सीन की किल्लत से लेकर विदेश में वैक्सीन भेजने तक उन्होंने अपनी सरकार के तर्क रखे। दूसरा, जब यहां बात हुई मृत्यु रिकॉर्ड क्यों छुपाते हैं मृत्यु, यहां आनंद शर्मा जी ने कहा रजिस्ट्री है, नेशनल रजिस्ट्री है। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में कहा कि हमारे हाथ में नहीं है मृत्यु हुआ हो, ज्यादा हमें टेस्टिंग करना है, करिए, मृत्यु रजिस्टर करिए। छुपाने का कोई कारण ही नहीं है, बताना चाहिए। लेकिन आप किसके पर ब्लेम कर रहे हैं? जिन्होंने ब्लेम किया वो मोदी पर किया, भारत सरकार पे किया। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट करता है। आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है। उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है। मोदी जी ने तो कहा कि कोई बैकलॉग है तो भी डाल दीजिए, क्यों छुपाए? और छुपाने का कारण भी क्यों है? उसके लिए कोई स्टेट से कम आंकड़ा आया तो कोई उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। ये जिम्मेवारी का विषय है। लेकिन भी मैंने देखा कि यहां कई सम्मानीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए, ना ही यहां से किसी को कहा गया है कि कोविड के पेशेंट को कम बताइए। नहीं, बताने का, ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। और ये केवल मैं यहां कह रहा हूं और क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में भी ये विषय कहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे विषय उठाने से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो सभी ने हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और हमारे स्वच्छता कर्मियों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने भाषण को या तो प्रारंभ किया या भाषण की समाप्ति के समय उनके प्रति आभार व्यक्त किया। और मुझे खुशी है कि उन्होंने, सभी ने इनके प्रति इस सदन की जो भावना है, देश की जो भावना है, उसको अभिव्यक्त किया। मगर मैं समझ नहीं पाता था कि इसी तरीके का एक सिंबॉलिज्म, इसी तरीके की एक प्रतीकात्मकता का एक स्वर आलापते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने
प्रथम चरण में जब ये कोरोना की त्रासदी का पहला कहर हमने देखा था, तब थाली नाद या तालियां बजाते हुए या दीप जलाते हुए हमारे इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति कृतज्ञता का इजहार करने का, उसको अभिव्यक्त करने का एक अपील लोगों को किया, और उस अपील की आलोचना कर रहे लोग और यहां पर अपनी कृतज्ञता की भावना व्यक्त कर रहे। मतलब मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जो भी करे इनको आपत्ति है, प्रधानमंत्री यहां आकर बोले आपत्ति है, न आए और न बोले आपत्ति है, प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगाए आपत्ति है, लॉकडाउन न लगाए तो क्यों नहीं लगाते ये बोलते हैं आपत्ति है। तो मैं मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय कि कई बार ये जो कोरोना की वैक्सीन है उसकी चर्चा हम करते हैं, करनी भी चाहिए, मैं भी बोलूंगा, मगर ये जो आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है इसके प्रति वैक्सीन कब आएगी मुझे समझ में नहीं आता। ये आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस से आप कृपया बाहर आइए। जब स्वास्थ्य मंत्री राज्यसभा में सरकार का पक्ष रख रहे थे तब राज्यसभा से ही एक और खबर आई। सरकार ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। मैं रिपीट कर देता हूं, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ये सरकार कह रही है। आप अपने आसपास देखिए और अपने हिस्से का जवाब खोजिए। संसद में सरकार की तरफ से जो भी जानकारी दी जाती है वो रिकॉर्ड पर दी जाती है, गलत जानकारी नहीं हो सकती सरकार के बिहाफ पर। तो एक जानकारी वो है जो सरकार ने संसद में दी और दूसरी जानकारी हमने और आपने देखी, कोरोना के दूसरे दौर में देखी। सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन की कमी से तड़पते मरते देखा, सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की पुकार लगाते देखा। कितने ही अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों के मरने की खबरें आई, लेकिन नियमों, कायदों, परिभाषाओं में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। सरकार से एक सवाल किसान आंदोलन को लेकर भी पूछा गया था। सवाल ये कि किसान आंदोलन के दौरान कितने लोगों की मौत हुई, और इस पर भी सरकार ने कहा कि किसी की मौत की जानकारी सरकार के पास नहीं है। तो ये संसद के कुछ अपडेट थे। संसद में दिन भर क्या हुआ इस पर हमने एक स्पेशल शो शुरू किया है संसद में आज, आप उसको जरूर देखिए। चलिए अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये पिछली फरवरी में हुई दिल्ली हिंसा को लेकर है। आज कोर्ट ने हिंसा के मामले में पहला फैसला दिया। सुरेश नाम के आरोपी को बरी किया गया। पुलिस ने चार्जशीट में आरोपी को दुकान लूटने वाली भीड़ का हिस्सा बताया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गवाहों के बयान परस्पर विरोधी हैं और ये साफ तौर पर आरोपी को बरी करने का केस बनाता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान फरवरी 2020 में हिंसा हुई थी। इसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने करीब 700 एफआईआर में 2200 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया था। ज्यादातर मामलों में पुलिस चार्जशीट दायर कर चुकी है और मामले कोर्ट में लंबित हैं। ये सुर्खियां थी। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। पेगासस मामले में जैसे जैसे नाम सामने आते जा रहे हैं, एक पैटर्न भी उभर कर दिख रहा है। ज्यादातर लोग वो हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के आलोचक माने जाते हैं, जो सरकार के खिलाफ नहीं रहे। उनके मामले में टिप्पणीकार घटनाओं के क्रम को जोड़कर देख रहे हैं कि कथित जासूसी के वक्त कैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन आया या नहीं आया, तो अंजाम क्या हुआ। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, ये खबर दुनिया भर के 17 समाचार संस्थानों ने खोजी पत्रकारिता के बाद तैयार की और बहुत व्यापक है। इसीलिए अभी आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे होंगे, नए नाम भी सामने आ सकते हैं और सरकारों के नए काम भी। लेकिन अभी तक जितनी जानकारी हमारे सामने है, उनके आधार पर कई दिलचस्प सवालों को टटोला जा सकता है। पेगासस और उसे बनाने वाली कंपनी एनएसओ आज दुनिया भर में बदनाम हो रही है, मुकदमों में घिरी है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दुनिया भर की सरकारों के लिए पेगासस एक बड़े काम का हथियार था, क्योंकि ये इंक्रिप्शन को तोड़ देता था। आपने व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे ऐप्स के संदर्भ में सुना होगा कि यहाँ बातचीत एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, माने मैसेज भेजने और पाने वाले को छोड़कर और किसी के पास जानकारी जाएगी नहीं। किसी तरह जानकारी लीक हो तब भी कोई उसे पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वो खास कोड नहीं होगा जिससे मैसेज को समझा जा सके। ड्रग्स और अपराध के दूसरे धंधों में जब इंक्रिप्शन का इस्तेमाल बढ़ने लगा, तब ऐसे किसी हथियार की ज़रूरत पड़ी जो इंक्रिप्शन को तोड़ सके, और यही एंट्री हुई पेगासस की। लेकिन जिन देशों में लोकतंत्र या तो कमज़ोर है या फिर कमज़ोर होने के क्रम में है, वहाँ पेगासस का इस्तेमाल प्रतिरोध को कुचलने और नागरिकों की जासूसी के लिए हुआ। हाल के मामलों में अभी पूरी जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन जिस तरह वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की साजिश में सऊदी अरब ने पेगासस का इस्तेमाल किया, उसने बता दिया कि गलत हाथों में पड़ने पर यह हथियार कितना खतरनाक हो सकता है। और ये बात इजराइल भी जानता है।
पेगासस एक निजी कंपनी NSO ने बनाया है, लेकिन इजराइल की सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट पर बहुत बारीक नजर रखती है। NSO में काम करने वाले कई लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम कर चुके हैं, कुछ तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक में थे। इतना ही नहीं, इजराइल की सरकार पेगासस की बिक्री को भी नियंत्रित करती है। किसी भी क्लाइंट को पेगासस बेचने से पहले NSO को इजराइल के रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है, ठीक किसी रक्षा सौदे की तरह। यानी राजनीतिक दखल के बिना पेगासस के लेन देन वाला खेल हो नहीं सकता। और इसी संदर्भ में अब प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा को भी देखा जा रहा है। पेगासस को लेकर खुलासे करने वाले अखबारों में एक अखबार फ्रांस से भी है, ला मोंद। इसने दावा किया है कि जुलाई 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर आए थे, उसके ठीक बाद से पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू हुआ था। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में मनोज सीजी की एक रिपोर्ट आप सबको पढ़नी चाहिए। इसका शीर्षक है 2019 एंड नाउ गवर्नमेंट डक्स की क्वेश्चन डिड इट बाय पेगासस। माने ना 2019 और ना अब सरकार इस बात का जवाब देने को तैयार है कि क्या उसने पेगासस का इस्तेमाल किया। 30 अक्टूबर 2019 को फेसबुक ने कहा कि पेगासस का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए हुआ। इनमें वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता निशाना बनाए गए। इस बाबत फेसबुक ने NSO पर मुकदमा भी ठोक दिया। चूंकि पेगासस सिर्फ सरकारें खरीद सकती हैं, तो पूछा गया कि क्या ये जासूसी मोदी सरकार ने करवाई। ये मामला संसद में भी उठा था। शीत सत्र में कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसदों दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश ने सरकार से सीधा सवाल किया था कि क्या उसने पेगासस खरीदा है। तब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे रविशंकर प्रसाद। उन्होंने न हाँ में जवाब दिया, न इनकार किया। बस ये कह दिया कि भारत में किसी भी तरह के सर्विलांस के लिए नियम तय हैं। प्रसाद ने यह भी कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार अवैध सर्विलांस या इंटरसेप्शन नहीं हुआ है। प्रसाद के जवाब से यह नहीं समझ आया कि क्या तब कोई ऐसा सर्विलांस ऑपरेशन हुआ था जिसे सरकार वैध बता दे। अब आपको जरा नए नवेले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात भी सुनवाते हैं। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. माने मंत्री जी नए आ गए, लेकिन जवाब पुराना ही रहा। इसे एक दुखद संयोग ही कहा जाएगा कि जब वैष्णव ये बयान दे रहे थे, उसके कुछ ही देर बाद ये खबर आई कि उनका नाम भी कथित जासूसी के संभावित शिकारों की लिस्ट में है। इतना ही नहीं, मनोज अपनी रिपोर्ट में रविशंकर प्रसाद और अश्विनी वैष्णव के जवाबों में दूसरी समानताओं की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं। 2019 में प्रसाद पूछते हैं कि यह कैसा संयोग है कि जिनकी जासूसी हुई वो सभी पीएम मोदी से नफरत करते हैं। फिर 19 जुलाई को इसी तर्ज पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अपने बचाव में सरकार दुनिया भर के तर्क दे रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि स्पष्ट तौर पर कि उसने पेगासस खरीदा है या नहीं। भारत के नागरिकों की जासूसी सिर्फ तकनीकी का मसला नहीं है जिस पर अकेले अश्विनी वैष्णव जवाब देते रह जाएं। कायदे से इस विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रश्न होना चाहिए, लेकिन वो तो क्रोनोलॉजी समझाने में लगे हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया जिसमें वो लिखते हैं कि यह भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की, भारत के विकास के अवरोधकों के लिए एक रिपोर्ट है। कुछ विघटनकारी वैश्विक संगठन हैं जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते हैं। ये अवरोधक भारत के वो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं जो नहीं चाहते कि भारत प्रगति कर आत्मनिर्भर बने। भारत की जनता इस क्रोनोलॉजी और रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती है। इसके अलावा एक और क्रोनोलॉजी है जो सरकार समझा रही है कि ये रिपोर्ट संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन जानबूझकर जारी की गई ताकि सत्र में व्यवधान पड़े। This is a new law in the political discourse of a party which has ruled India for more than 50 years. लेकिन जिस तरह के नेताओं की टिप्पणियां होती हैं, जिस तरह की वो स्तरहीन बातें करते हैं, तो आज के अवसर पर हम उनसे क्या अपेक्षा करें। देश सब देख रहा है और समझ रहा है। मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या
कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि ये कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए। सरकार बड़ी चतुराई से यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, लेकिन न अमित शाह और न मंत्रिमंडल में उनके दीगर साथियों ने उस सलाह पर ध्यान दिया जो प्रेमी समय समय पर होने वाले झगड़ों में एक दूसरे को देते रहते हैं। हर बार खुद को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। पेगासस प्रोजेक्ट में दुनिया भर से जासूसी के तकरीबन 50,000 संभावित मामलों की जानकारी है और भारत के साथ उन तमाम देशों का नाम है जो इस तरह की गतिविधियों में प्रायः लिप्त रहते हैं। इसमें अजरबैजान, कजाकिस्तान, मैक्सिको, रवांडा, सऊदी अरब वगैरह हैं। इनसे इतर दर्जनों देश और हैं। तो पेगासस का खुलासा ना तो भारत सरकार के खिलाफ है और ना ही मानसून सत्र का इससे कोई भी ताल्लुक दिखता है। यही नहीं, सरकार ने बहुत कोशिश की कि इस मामले को ऐसी किसी चीज से जोड़ दिया जाए जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल पूर्व में उठाए गए हों। क्लासिक उदाहरण है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल से भारत सरकार के संबंध यूपीए के दौर में भी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मानवाधिकार पर काम करने वाली संस्थाओं की सरकारों से अनुबंध आम बात है। ऐसा दुनिया भर में होता रहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इसके चलते कोई संस्था किसी देश को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा प्रपंच रच सकती है? और यदि रच सकती है तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस प्रपंच की जांच हो, बताया जाए कि यह कैसे रचा गया, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, और यह भी बताया जाए कि जो इल्जाम लग रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। क्योंकि पेगासस का डेटाबेस लीक होकर सिर्फ एमनेस्टी को नहीं मिला है, फ्रांस की नॉन प्रॉफिट मीडिया कंपनी फॉरबिडन स्टोरीज के पास भी ये डेटा पहुंचा था और इसके बाद इस प्रोजेक्ट में द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे प्रतिष्ठित अखबार भी शामिल हुए। कोई अखबार जर्मनी का है, कोई मैक्सिको का और कोई अखबार अरब का है। क्या एमनेस्टी या कोई एक न्यूज़ पोर्टल इतने सारे समाचार संस्थानों पर अपना एजेंडा थोप कर फ्रंट पेज न्यूज़ बनवा सकता है? सरकार ने शायद अपना जवाब देते हुए इस एंगल पर ध्यान नहीं दिया या देना नहीं चाहा। सरकारों ने पेगासस खरीदा ये बताकर कि अपराधियों पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दुनिया भर में पेगासस का चुनावी इस्तेमाल खूब हुआ। पेगासस प्रोजेक्ट में शामिल संस्थानों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी भी संभावित निशाने पर आए। 2018 में मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। चुनाव में आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रादोर एक मजबूत दावेदार थे। अब जानकारी आई कि चुनाव से पहले ओब्रादोर के सहयोगियों की जमकर जासूसी हुई। पेगासस प्रोजेक्ट में शामिल द वायर ने आज एक और चौंकाने वाली खबर छापी। अजय आशीर्वाद महापात्र की इस रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई कि संभवतः पेगासस का इस्तेमाल कर्नाटक में चल रहे ऑपरेशन लोटस के दौरान भी हुआ था। जुलाई 2019 में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी। इससे पहले डेप्यूटी सीएम जी परमेश्वरा, सीएम एचडी कुमारस्वामी के निजी सचिव और सिद्धारमैया के निजी सचिव के फोन नंबर संभावित सर्विलांस के लिए चुने गए थे। दर्शक जानते हैं कि कुमारस्वामी की सरकार 17 विधायकों के अचानक हुए इस्तीफे के चलते गिरी थी और तब भाजपा और जेडीएस कांग्रेस गठबंधन में विधायकों को लेकर जमकर खींचतान हुई थी। रिपोर्ट इस बात को भी रेखांकित करती है कि जासूसी हुई या नहीं ये बताने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक सबूत उपलब्ध नहीं है, यानी इल्जाम है। ऐसे में कोई भी सरकार क्या करेगी? जब इल्जाम लगेगा तो जांच करेगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और खास तौर पर जब सरकार के खिलाफ इल्जाम लग रहा है तब तो सरकार की जिम्मेदारी और भी बन जाती है कि तर्क सम्मत ढंग से इसकी जांच करवाए। और सरकार किस तर्क का इस्तेमाल कर रही है? बार बार ये पूछ रही है कि जासूसी का सबूत है कहां, लेकिन दुनिया की सारी सरकारें इस तर्क की आड़ में बचकर निकल रही हों ऐसा नहीं है। वहां फॉरबिडन स्टोरीज ने खबर छापी कि पेगासस का इस्तेमाल 37 लोगों के स्मार्टफोन को निशाना बनाने के लिए हुआ, जिसमें पत्रकार, सरकारी अधिकारी और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। और इसके बाद फ्रांस में खोजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट मीडिया पार्ट ने कहा कि मोरक्को की खुफिया एजेंसियों ने उसके 2 पत्रकारों का फोन हैक करने की कोशिश की, जैसा अपेक्षित था। मोरक्को ने इसे लेकर एक सरकारी खंडन ठेल दिया, लेकिन फ्रांस में इस मामले में जांच बिठाई गई है। तो अगर फ्रांस में जांच हो सकती है तो हमारे देश भारत में क्यों नहीं? इसी आशय की मांग वैसे भारत का विपक्ष भी कर रहा है। उसने हालांकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर ली, उनकी अपनी सियासत है, और कहा कि जेपीसी जांच भी चाहिए। आज शिवसेना के सांसदों ने इस बाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक मेमोरेंडम भी दिया। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मामले को हैंडल करना फिर भी आसान होगा, लेकिन लामोंद ने अपने खुलासे में दावा किया है कि जिन लोगों की कथित रूप से जासूसी की जा रही थी उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अलावा दिल्ली में रहने वाले कई राजनयिक भी थे। अगर इस दावे में जरा भी दम पाया गया तो विश्व पटल पर भी भारत की साख में एक और बट्टा लग जाएगा। आपके देश में जो डिप्लोमेट्स तैनात हैं, आप उनकी जासूसी कर रहे हैं।
हम ये नहीं कहते कि परंपरागत जासूसी में या परंपरागत सुरक्षा तंत्र में इस तरह के काम नहीं होते हैं, लेकिन जासूसी के तंत्र की पहली शर्त तो यही होती है कि पकड़ में ना आया जाए। टिप्पणीकार लगातार ध्यान दिला रहे हैं कि भारत क्रेडिबिलिटी के अपने स्टॉक का तेजी से इस्तेमाल करता जा रहा है और यह असीमित नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भले मोदी सरकार जासूसी के आरोपों से इत्तेफाक न रखे, लेकिन वो इतने बड़े खुलासे को साजिश बताकर खारिज न करे, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक चुनाव या किसी नेता के फ़ोन की हैकिंग का नहीं है। यहाँ भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्न है। सरकार विदेशी प्रेस को भेजी जाने वाली सभी प्रेस रिलीज में रोबस्ट डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल करना नहीं भूलती। रोबस्ट डेमोक्रेसी बस कहने की चीज़ नहीं होती। डेमोक्रेसी तब रोबस्ट होती है जब सरकार आलोचना से डरती नहीं और अपने पर लगने वाले आरोपों का साफ गोई से जवाब देती है, शिकायत पर जांच करती है। और अब देखना है कि सख्त फैसले लेने वाली मोदी सरकार जांच का सख्त फैसला कब लेती है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। और एक जानकारी और, कल बकरीद की छुट्टी है, आपसे परसों मुलाकात होगी। आप कहेंगे अभी तो आए और अभी तो छुट्टी। हम कहेंगे ये जो बीच बीच में छुट्टियां आती हैं, इसका इस्तेमाल किताबों को और पढ़ने में होता है। और इसके अलावा ललन टॉप की टीम उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी में भी जुटी है, जिसके बारे में जल्द आपको सूचना दी जाएगी। शुभ रात्रि।